अयोध्या के सरयू घाट पर 15 लाख दिए किए जाएंगे प्रज्वलित। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रामलला के दर्शन। पहली बार दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। देश भर में मनाया जा रहा है छोटी दीपावली का त्योहार। दीपावली के उत्सव में डूबा देश। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किया रद्द। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए FCRA लाइसेंस किया गया रद्द। कांग्रेस के शीर्ष परिवार से जुड़ा है फाउंडेशन। वाणिज्यिक मिशन की दिशा में इसरो का बड़ा कदम। बाहुबली रॉकेट 36 सैटेलाइट लॉन्च। रॉकेट LVM-3 से छोड़े गए 36 उपग्रह। प्रधानमंत्री ने इसरो की इस उपलब्धि के लिए दी बधाई। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। आयुष राज्य मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान मंत्रालय के द्वारा उठाए गए कदमों का किया जिक्र। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पश्चिम की दुनिया में आज म्यूजिक थेरेपी के रूप में हो रहा है उपयोग। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे शी जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था पेश। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति रही बाधित। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों से कम बिजली खपत का किया आह्वान। और मेलबर्न में ICC पुरुष T20 विश्व कप सुपर 12 में ग्रुप 2 के 16वें मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार भिड़ेंगी दोनों टीमें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। देश में दीपावली के पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजन करेंगे और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। बाद में शाम को लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। इस दीपावली को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए अयोध्या के 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस विशाल आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के इस दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 22,000 स्वयंसेवक पूरे उत्साह से तैयारी में जुटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन स्वयंसेवकों ने 500 वर्ग मीटर आकार की राम मंदिर की आकृति बनाई है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान जब ये दीप रोशन होंगे तो राम मंदिर की एक जीवंत और मनोरम छवि सामने आएगी। लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। इन अवसरों पर समयानुकूल सुमधुर भजन, आरती, मानस की चौपाइयाँ और दोहा का गायन भी होगा।
पीएम और सीएम की मौजूदगी से यह कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राम की पैड़ी पर जब एक साथ 17 लाख दिए जगमगाएंगे तो इसकी रोशनी से सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा संसार दीपोत्सव की आभा को महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान श्री राम जी की झांकी को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज शाम दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होना है अयोध्या में, और उससे पहले जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने झंडी दिखाकर भगवान श्री राम की झांकी को रवाना किया। और देश भर में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके हजारों महिलाओं को उनकी कैद से आजाद कराया था। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने दीपावली के पर्व पर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली दिए बनाए। महिलाओं ने दियों पर रंगों से सुंदर चित्रकारी भी पेश की है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ में एलओसी की आखिरी चौकी पर दीपावली का पर्व मनाया। जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और शुभकामनाएं दी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाया है और राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष परिवार से राजीव गांधी फाउंडेशन जुड़ा है। फाउंडेशन द्वारा विदेशी फंडिंग के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए साल 2020 में अंतर मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर FCRA लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, जबकि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पी चिदंबरम इस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। भाजपा ने फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि उसे चीन से साल 2005 से 2009 के बीच ऐसे विषयों पर अध्ययन के लिए पैसा दिया गया था जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे। गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। सोनिया गांधी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं, वहीं राहुल गांधी इस चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और देश भर में आज 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कर रहे हैं। is $18.1 billion and the market size of Indian Ayush industry as a whole has grown by 17% during year 2014 to year 2020. Some other major initiatives are onboarding of Ministry of Ayush in the Ayushman Bharat scheme for establishing stand-alone 12,500 Ayush dispensary across the country, establishment of National Commission for Homeopathy and National Commission of Indian System of Medicine, launching of e-Aushadhi and Namaste portal, Yoga Locator app, Bhuvan app, launching of Champion Sector scheme for establishing 155 tertiary care Ayush hospital in private sector, skilling of 1 lakh people under skill development, etc.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार देर रात करीब 12:07 पर अपनी सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म वन वेब के 36 उपग्रहों को ले गया है। LVM-3M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों के साथ भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है। और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आज सुबह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और चीन से खबर है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में शी जिनपिंग को महासचिव पद के लिए चुन लिया गया है। और इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। और यूक्रेन में रूस के हमलों से बिजली ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन में बिजली ग्रिड नष्ट होने के चलते बिजली का संकट गहरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों से बिजली संकट पर ऊर्जा खपत में कटौती करने का आग्रह किया है। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि रूस ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को निशाना बनाकर एक बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया है। वहीं यूक्रेन में रूस समर्थित प्राधिकार ने लोगों को खेरसॉन शहर खाली करने का आदेश दिया है। रूस के प्रशासन ने इसके लिए कीव की गोलाबारी और हमलों के खतरों का हवाला दिया है। और आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं आयुर्वेद दिवस के कार्यक्रम में, जहां पर विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक आयोजन हो रहा है। 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक अलग मंत्रालय के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाने के दृष्टि से आयुष मंत्रालय को गठित करते हुए आज धन्वंतरि दिवस के रूप में, आयुर्वेद दिवस के रूप में 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन संपदा है, जिसके बारे में बहुत विस्तृत ढंग से माननीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने कहा। मैं नहीं समझता हूं कि उसे और ज़्यादा एलोबरेट करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी संपदा जो हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक विद्वता के दृष्टि से हमें दिया है, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपनाने में खासकर आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक विफल रहे। इस दृष्टि से कि जितने इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को हमने सही ढंग से उभारने में और विश्व में एक भारत की जो शक्ति है, क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से लगातार शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जिसके बारे में चर्चा राज्य मंत्री ने किया है, और आपके सामने जब मीनाक्षी लेखी जी अपने उद्बोधन दे रही थी तो मैं उन बातों को ध्यान से सुन रहा था कि किस तरीके से, चाहे वो चरक संहिता में हो या कई ऐसे संहिता जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से वैदिक जीवन काल को और मनुष्य किस तरीके से अपने क्षमता को विकसित करे, इसका एक बहुत बड़ा रास्ता अपनाने का हम सबको पाथे दिया है। अब नए सिरे से ये प्रयत्न चल रहा है और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल अफेयर्स जनजाति मंत्रालय 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में काम करता है और उसके पास आज भी संपदा है। जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो उन्हीं जंगलों से निकाल कर ले आएंगे, उन जंगलों से और जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के साथ मिल कर के हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आज MOU कर रहे हैं, इसके लिए आयुष मंत्रालय और हम ट्राइबल अफेयर्स के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएं। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद और हमारी जो निधि है, जो हमें पूर्वजों ने दिया है, हम कई बार बीमार होने के बाद इलाज की बात करते हैं, पर आयुर्वेद बीमार न हो इसके लिए बात करता है। जीवन को रिदमिक तरीके से कैसे हम आगे लेकर के चल सकते हैं, ये निधि हमारे पूर्वजों ने एक वैज्ञानिक दृष्टि से खोज करके हमें दी है, जिसे हमें और अधिक कुरेदना है, उकेरना है, उभारना है और दुनिया के सामने लेकर के आना है। ये हमारी जो बड़ी शक्ति है, ताकत है, इस कार्य की जिम्मेदारी आज नए सिरे से आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि हमारे ट्राइफेड के माध्यम से, हमें खुशी है हमारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से और ऐसे कई वाटिकाओं के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। कई खोज इस तरीके से होती है जिसमें जब कोई बीमार होता है तो उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है, पर हमारी ये पद्धति बीमार कोई ना हो इस पर रिसर्च शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमें अपना करके भारत के प्रभुत्व को हम अच्छे तरीके से गुणवत्ता युक्त प्रमाणित करने में सफल हो, ये हम सब की कोशिशें हैं। और जितनी चर्चा इस समय हमारे वक्ताओं ने किया है और जो आयुष मंत्रालय की चेष्टा है, कोशिश है, उससे आने वाले समय में हम सबको लाभ मिलेगा। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां आयुर्वेद दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा इसको संबोधन दे रहे थे। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमें जीवन से जोड़ता है, आयुर्वेद हमें स्वस्थ रखने की बात करता है और सबसे बड़ी बात है कि जंगलों से, उन तमाम ऐसे रिमोट एरियाज से ही ये जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां हों, जो उससे संसाधन हैं, वो प्राप्त हो सकेंगे। और ऐसे में आज जो MOU हो रहा है आयुष मंत्रालय और साथ ही साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जन जन तक आयुर्वेद के लाभ को पहुंचाना उद्देश्य है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में फिर से शामिल करने की मांग करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मध्य लंदन में विरोध प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट स्क्वायर पर मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ के झंडे लहराते हुए ब्रेक्जिट को विफल बताया। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण यूरोपीय संघ से अलग होने को बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जैर बोल्सोनारो ने गरुहोस शहर में एक रैली के दौरान विपक्ष के लूला डिसिल्वा की आलोचना की। धुर दक्षिणपंथी बोल्सोनारो ने लूला डिसिल्वा पर तीखी टिप्पणी करते हुए लूला को आपराधिक संगठन का प्रमुख कहा। एक जनमत सर्वेक्षण एजेंसी के मुताबिक उसके जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति पद की दौड़ में वामपंथी उम्मीदवार लूला डिसिल्वा और बोल्सोनारो के बीच महज 4% का अंतर है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की